F4 कैटेगरी जो है उसके मुतालिक लोग बहुत सवाल करते हैं। F4 कैटेगरी मुंबई एम्बेसी से फाइनली हमें गुड न्यूज़ मिल गई है और बहुत सारे रिसेंटली इंटरव्यू लेटर रिलीज किए गए हैं। इसके साथ साथ F4 कैटेगरी के अंदर जब आप इंटरव्यू डे पे जाते हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, इसके बारे में भी आज बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद दैट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अक्षय खान और आप हैं इस वक्त मेरे चैनल पे। यहाँ पे आपको वीज़ा, इमिग्रेशन, इंटरव्यू लेटर से रिलेटेड अपडेट्स भी मिलती हैं और डिटेल में मालूमात भी मिलती हैं। यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते हैं, जिनको मैं फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो आज हम बात कर रहे हैं कि मुंबई एम्बेसी ने कौन से वीजा इंटरव्यू लेटर जो है वो रिलीज किए हैं। मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं, मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। सबसे पहले प्रायोरिटी डेट है नवंबर 14, 2005। DQ डेट है 21 दिसंबर 2020 और इंटरव्यू की डेट है फरवरी 7, 2024। तो ये मैं बात कर रही हूँ मुंबई कॉन्सुलेट की, जिससे आजकल में ही न्यू इंटरव्यू लेटर जो है वो जारी किए हैं। एक और F4 कैटेगरी में इंटरव्यू लेटर आया है। प्रायोरिटी डेट है नवंबर 9, 2005 और DQ की डेट है मार्च 15, 2021। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर मैंने आपको दिसंबर की डेट बताई और मार्च यानी दिसंबर से मार्च तक के दरमियान के लोगों को इंटरव्यू लेटर रिसीव हुआ है। F4 में इसकी इंटरव्यू की जो डेट है वो है फरवरी 26, 2024। एक और F4 कैटेगरी में इंटरव्यू लेटर आया है जिनकी प्रायोरिटी डेट थी 15 अक्टूबर 2005। DQ डेट है 29 जनवरी 2021 और इंटरव्यू की जो डेट है वो है फरवरी 13, 2024। तो इससे आप जनरली अंदाजा लगा सकते हैं कि मुंबई एम्बेसी मुंबई कॉन्सुलेट F4 कैटेगरी में इस वक्त जो प्रायोरिटी डेट्स हैं वो 2005 की कवर कर रही है, अक्टूबर नवंबर को लेके। जो DQ डेट्स हैं वो दिसंबर 2020 से लेके वो मार्च 2021 तक के कवर कर रही है और इन तमाम लोगों के जो इंटरव्यू हैं वो फरवरी के महीने में करे जाएंगे, नए साल में जो शुरू होने वाला है। तो इस तरह आपको अंदाजा हो सकता है कि आपका अगर ये DQ डेट है तो आपका फिर इंटरव्यू लेटर कितने अरसे में आएगा। वैसे मैं आपको पहले भी जनरली बता चुकी हूँ कि जो F4 की कैटेगरी होती है इसके अंदर 17 से 18 साल लोगों को लगते हैं। यूजुअली हमने देखा है कि 15 साल तो कहीं नहीं जाते, उसके बाद किसी को 16 साल में, 17 साल में, 18 साल में जो है वो इंटरव्यू लेटर रिसीव हो जाता है। टाइम और डेट का मालूम होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी चीज़ें प्लान कर सकें। अब मैं बात करूंगी एक थोड़े मुख्तलिफ टॉपिक पे। जब आपका F4 कैटेगरी का इंटरव्यू लेटर आ जाता है और जैसे कि आप IR1 CR1 वीज़ा कैटेगरी में करते हैं, जो भी CAC के पोर्टल पे आपको चीज़ें अपलोड करनी होती हैं, उसके भी बाद जब आपका इंटरव्यू का दिन होता है उस दिन आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाने होते हैं, ये हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली F4 कैटेगरी की। कुछ चीज़ें कंट्री वाइज चेंज होती हैं, वैसे इन जनरल जो कि फर्स्ट इमीडिएट रिलेटिव होते हैं उनके जनरली डॉक्यूमेंट सेम होते हैं, जबकि सिबलिंग्स आपको स्पॉन्सर करें। तो एक एक करके हम इन डॉक्यूमेंट से गो थ्रू करेंगे इस लिस्ट को। आप अपने पर्टिकुलर केस को फिर भी देखते हुए ज़ाहिर है इंटरव्यू डे पे उसी हिसाब से डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे, लेकिन मैं आपको जो जनरल लिस्ट है वो शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोग जानते हैं कि F4 कैटेगरी के अंदर जो उसके सिबलिंग्स होते हैं वो स्पॉन्सर करते हैं। US सिटीजन सिबलिंग जो होते हैं वो अपने बहन भाइयों को जो कि पाकिस्तान या इंडिया में मुकीम है उनको स्पॉन्सर करते हैं। अगर हम पाकिस्तान इंडिया की केस में बात करें, इस सूरत हाल में आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो पाकिस्तान इंडिया में रहता है, जो बहन भाई पाकिस्तान इंडिया में रहता है जो कि बेनिफिशरी है, जो US जाना चाह रहा है, उसका एक फैमिली के तौर पे वीज़ा अप्लाई होता है और इशू भी किया जाता है। जैसे कि वो शख्स खुद, अगर उसकी वाइफ है उसे भी मिल सकता है, जो कि बच्चे उसके 21 ईयर्स ओल्ड से कम है उनको भी मिल सकता है। तो ये एक फैमिली के तौर पे स्पॉन्सर किया जाता है किसी भी सिबलिंग की तरफ से। तो अब उसको देखते हुए हम डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले आपको इंटरव्यू डे पे F4 कैटेगरी अगर आपकी है तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इंटरव्यू लेटर, जो कि आपका अपॉइंटमेंट इंटरव्यू का लेटर आया है कि इस दिन आपका अपॉइंटमेंट है, वो इंटरव्यू लेटर ले जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसको कोई नहीं भूले। उसके बाद जो है वो वैलिड पासपोर्ट चाहिए जो कि एक्सपायर ना हो रहे हो, 6 महीने बाद तक की उनकी एक्सपायरेशन भी होती है। वैलिड पासपोर्ट चाहिए तमाम एप्लीकेंट्स के, यानी कि जैसे आपकी बहन है वो US में रहती है, उन्होंने अपने भाई को पाकिस्तान में स्पॉन्सर किया है, भाई जो है वो भाई हैं, बीवी हैं उनके 3 छोटे बच्चे हैं, तो उन तमाम लोगों के जो पासपोर्ट्स हैं उन सबको लेके जाना है। सिर्फ भाई का
लेके नहीं चले जाना है। तो तमाम लोगों के जो कि एप्लीकेंट्स हैं उनके पासपोर्ट आपको लेके जाने हैं। इसके साथ साथ DS-260 कॉन्फर्मेशन जो पेज है वो आपको लेके जाना है। ये शुरू में सबसे पहले मैं आपको बेनिफिशियरी के डॉक्यूमेंट्स बता रही हूँ। बेनिफिशियरी वही जो कि US जाना चाह रहा है, तो DS-260 का कॉन्फर्मेशन पेज लेके जाना है। इसके बाद जो है वो आपको मेडिकल एग्जाम जो हुआ है, अगर उन्होंने आपको कोई मेडिकल एग्जाम के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हैं तो वो लेके जाने हैं। वो जो मेडिकल का पैकेट होता है समटाइम्स वो देते हैं, समटाइम्स वो डायरेक्टली आपकी एम्बेसी कॉन्सुलेट को भेज देते हैं, तो फिर आपको ले जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई इस किस्म का डॉक्यूमेंट है तो उसको बिल्कुल भी खोलिएगा नहीं, वो वैसे ही कि वैसा आप अपने इंटरव्यू के डे पे ले जाएंगे। इसके साथ साथ जो भी इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड होते हैं, आपकी वैक्सीन के रिकॉर्ड हैं, अगर इस तरह की कोई चीजें आपके पास है जो कि आपको मेडिकल एग्जाम वाले दिन दी गई थी तो उन्हें भी आपको अपने साथ लेके जाना है। इसके साथ साथ जो है वो अगर आपका कभी नेम चेंज हुआ है, मैं आपके जैसे पासपोर्ट नेम अलग है और जो बर्थ सर्टिफिकेट का नेम था वो अलग है, इस किस्म का कोई नेम चेंज हुआ है ऑफिशियली, तो वो जो ऑफिशियल नेम चेंज होने का डॉक्यूमेंट है जो कि बता रहा है कि आपने ऑफिशियली अपने नेम को चेंज करवाया है, मैरिज के अलावा, मैरिज पे तो एक अलग इशू होता है, तो वो डॉक्यूमेंट भी लेके जाना है लाजमी तौर पर। ये मैं एप्लीकेंट की जो बेनिफिशरी की मतलब डॉक्यूमेंट है उनकी बात कर रही हूँ। इसके बाद 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो भी डायमेंशंस होती हैं आप चेक कर सकते हैं US स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे। तो 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स हर एप्लीकेंट के लिए, यानी कि जो फादर हैं, मदर हैं, बच्चे हैं, उन सब की जो है वो आपको लेके जानी है लाजमी तौर पे। उसके साथ साथ जो FRC होता है पाकिस्तान के केस में, मुझे इंडिया के केस में नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में जो FRC होता है वो भी लाजमी आपको लेके जाना है अपना साथ साथ। इसके साथ साथ आइडेंटिटी कार्ड, चाहे आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान में वो CNIC होता है, तो वो आइडेंटिटी कार्ड आपको लेके जाना है जो कि हमारे पास नाडर से इशू हुआ होता है। इसके साथ साथ आपको अपना बेनिफिशियरी को बर्थ सर्टिफिकेट लाजमी तौर पे लेके जाना है। बर्थ सर्टिफिकेट आगे मैं बताऊंगी कि पिटिशनर का भी लाजमी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि पता चले कि जो पिटिशनर है और जो बेनिफिशियरी है वो एक्चुअल में आपस में बहन भाई हैं और उनके वालिदैन सेम है। तो बर्थ सर्टिफिकेट लाजमी तौर पे आपको अपना लेके जाना है। इसके साथ साथ वैलिड मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए एप्लीकेंट का। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपको मिल रहा है वीजा जो कि आप एप्लीकेंट है, इसी तौर पे आपकी वाइफ को मिल रहा है कि वो आपकी बीवी है, तो आपका वैलिड मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैरिज सर्टिफिकेट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कंट्री वाइज चेंज होती रहती है। पाकिस्तान के केस में आपको पता है कि 3 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो इंडिया के केस में जो है वो आप देख सकते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर है जो रिलीजन वाइज जहाँ से इशू होते हैं, कि अगर आप क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते हैं, हिंदुइज्म से बिलोंग करते हैं, तो जो भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए बाय लॉ वो आपको लेके जाने होंगे। उसके बाद जो है वो आपको अगर आपकी पहले डिवोर्स हुई है, प्रीवियस मैरिजेस हैं, तो उनकी टर्मिनेशन के जो रिकॉर्ड होते हैं, प्रीवियस मैरिज के डिवोर्स डिग्री जो होती है, डेथ सर्टिफिकेट ऑफ प्रीवियस स्पाउस होता है, वो लाजमी तौर पे आपको लेके जाने हैं, चाहे आपका इंडिया से बिलोंग करते हो चाहे पाकिस्तान से बिलोंग करते हो। प्रीवियस मैरिजेस के रिकॉर्ड आपको लाजमी लेके जाने होते हैं। अच्छा, बर्थ सर्टिफिकेट अपने बच्चों के आपको लाजमी लेके जाने हैं। अगर अडॉप्शन का केस है, कोई अडॉप्टेड चाइल्ड है आपका, तो उसके अडॉप्शन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लाजमी लेके जाने हैं। इसके साथ साथ पुलिस सर्टिफिकेट आपको लाजमी लेके जाना होता है। पाकिस्तान के केस में कुछ एक्सेप्शंस के अलावा पुलिस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं होता है, लेकिन इंडिया के केस में पुलिस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, तो वो भी उस दिन आपको लेके जाना है। कोर्ट्स या मिलिट्री के रिकॉर्ड्स अगर आपके पास हैं, अगर आपने पहले किसी तौर पे आपको जेल हुई है या आपको कोई कोर्ट ने किसी तौर पे कोई केस हुआ है, कोई इस तरह की चीज़ है, तो कोर्ट रिकॉर्ड लेके जाना है। और अगर आपने मिलिट्री में सर्विस की है तो उसका रिकॉर्ड भी आपको लाजमी तौर पर लेके जाना है। ये तो पाकिस्तान में भी चाहिए होता है और इंडिया में भी चाहिए होता है। इसके साथ साथ प्रीवियस मैरिजेस के बारे में मैंने आपको बता दिया। हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ये कि ट्रांसलेशंस जो है वो तमाम डॉक्यूमेंट्स की आपको चाहिए होती हैं। इनमें से कोई डॉक्यूमेंट भी अगर आपकी लोकल लैंग्वेज में होता है, जैसे अगर उर्दू में है या इंडिया के केस में इंडिया में जो होता है लोकल लैंग्वेज के लिए, तो उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेटेड होना लाजमी ज़रूरी है। ऑफिशियल ट्रांसलेशन सर्विस के थ्रू से कराना ज़रूरी है। उसका नोटराइज होना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसको किसी प्रॉपर इदारा जो कि ट्रांसलेशन करता है उसके थ्रू ही होना ट्रांसलेशन का ज़रूरी है तमाम डॉक्यूमेंट्स की। इसके साथ साथ अगर आपका डॉक्यूमेंट ऐसा है कि एक तरफ इंग्लिश में है और एक तरफ उर्दू में है, मतलब ट्रांसलेशन उन्होंने दी हुई है ऑलरेडी, तो फिर ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर
जैसे कि हमारे ये चीज़ नादरा के बर्थ सर्टिफिकेट में होती है कि ऊपर उर्दू होती है, नीचे इंग्लिश होती है, वो खुद ही ट्रांसलेट किया हुआ होता है। लेकिन अगर ट्रांसलेशन इस तरह से प्रोवाइडेड नहीं है तो आपको हर डॉक्यूमेंट की ट्रांसलेशन भी लाजमी लेके जानी है। तो अब हम बात करेंगे पिटिशनर के डॉक्यूमेंट की, यानी जो कि स्पॉन्सर कर रहा है आपका सिबलिंग, उसके जो है वो हमें कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए जो कि हम लेके भी जाएंगे अपने इंटरव्यू वाले दिन पे। तो पिटिशनर के जो डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए वो है, सबसे पहले I-864 अपडेटेड होना चाहिए। I-864 आपको पता है कि वो आपको दिखाएगा कि वो अब आपको फाइनेंशियली स्पॉन्सर करेंगे, तो I-864 अपडेटेड अपने साथ लाजमी इंटरव्यू डे पर लेके जाएं। अच्छा, I-864 के जो सपोर्टिंग फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो यही होते हैं कि लास्ट 5 ईयर्स के जो है वो आपके टैक्सेस, या 3 ईयर्स के जो है वो आपके टैक्सेस हो जो आप दे रहे हैं, आपकी कुछ साल की पे स्टब्स हो, और आपके जो है लास्ट 2-3 ईयर्स के W2s हो। इन सबको जैसे आप CEAC पे अपलोड ऑलरेडी कर चुके होंगे, लेकिन इसके साथ साथ बेहतर है कि अपने पास भी रख लें जब आपको इंटरव्यू डे पर लेके जाना है। I-864 के बारे में एक और ज़रूरी बात यह है कि वो के मेन स्पॉन्सर का भी होना चाहिए, और अगर उसकी इनकम इतनी नीड नहीं होती है कि वो आपको स्पॉन्सर कर सके जो भी इनकम की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो अगर उसने जॉइंट स्पॉन्सर किया है तो फिर जॉइंट स्पॉन्सर के भी ये तमाम डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। मेन स्पॉन्सर के तो चाहिए ही चाहिए होंगे, जॉइंट स्पॉन्सर के भी चाहिए होंगे। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जो तमाम डॉक्यूमेंट आप CEAC पे अपलोड करते हैं, बेहतर होता है फॉर द सेफ साइड आप उनको इंटरव्यू वाले दिन अपने साथ ले जाएं, स्कैन जो होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो अगला डॉक्यूमेंट जो हमें पिटिशनर का चाहिए होता है वो चाहिए होता है उसका बर्थ सर्टिफिकेट। ये बर्थ सर्टिफिकेट क्यों चाहिए होता है? ये दिखाने के लिए कि पिटिशनर और बेनिफिशियरी जो है वो बहन भाई हैं, तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट लाजमी चाहिए। नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट चाहिए। नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट जो है वो क्या होता है कि अगर जो पिटिशनर है वो बाय बर्थ US नेशनल नहीं था, बाद में जो है वो उसे नेशनैलिटी मिली है US की, तो उसके पास नेचुरलाइजेशन का एक सर्टिफिकेट होता है, वो भी आपको लाजमी होना चाहिए आपके पास, ताकि आप उसे दिखा सके एट द डे ऑफ इंटरव्यू। इसके साथ साथ जो एक और डॉक्यूमेंट चाहिए होता है आपको पिटिशनर का, वो होता है प्रूफ ऑफ डोमिसाइल। प्रूफ ऑफ डोमिसाइल वही काम करता है कि वो हमें बताता है कि जो US सिटीजन है जो कि आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसकी वहाँ पे रिहाइश है। अच्छा, इसके लिए लोग यूजुअली यूज करते हैं अपना ड्राइवर लाइसेंस या अपना स्टेट लाइसेंस या अपनी यूटिलिटी बिल्स। बेहतर होता है कि तमाम डॉक्यूमेंट्स ही आप अपने पास एहतियातन रख लें और फिर इंटरव्यू डे पर ले जाएं। तो मैंने जो आपको इन जनरल F4 कैटेगरी के अंदर जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं पिटिशनर के और बेनिफिशियरी के, उनके बारे में बताया है। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट केस स्पेसिफिक होते हैं कि इनके केस के लिए जो है वो हमें ये एडिशनल डॉक्यूमेंट भी चाहिए था, हमें ये भी रखना था सपोर्टिव एविडेंस के तौर पे रिलेशनशिप की, हमें ये चीज़ें भी रखनी थी। तो वो केस बाय केस ज़ाहिर वेरी करता है, लेकिन आपको लाजमी है कि मैं हमेशा मशवरा देती हूँ कि CEAC पे अपलोड करने वाले तमाम डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए इंटरव्यू डे के अंदर। अच्छा, जब आपको इंटरव्यू लेटर आता है तो उस पर भी लिखा हुआ होता है कि व्हाट डॉक्यूमेंट्स टू ब्रिंग, और ऑल्सो जो travelstate.gov की वेबसाइट होती है उस पर भी लिखा हुआ होता है कि व्हाट टू ब्रिंग टू योर इंटरव्यू। तो वो तमाम चेकलिस्ट जो होती हैं, इस तरह की वीडियोस से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, लोग अपने एक्सपीरियंसेस से बताते हैं कि हम अपने इंटरव्यू डे पे ये लेके गए थे, और बाकी तमाम जो USCIS की तरफ से आपको एम्बेसी की तरफ से अगर कोई इंस्ट्रक्शन आए कि ये डॉक्यूमेंट लेके आए, वो तमाम चीज़ें आपके पास इंटरव्यू डे पे होनी चाहिए। DS-260 इंटरव्यू का जो मेन अपॉइंटमेंट लेटर होता है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये हर विंडो पे तकरीबन चेक हो रही होती हैं। आप लोगों की आसानी के लिए और कुछ हेल्प के लिए हमने क्रिएट की है एक ऐसी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट जो कि आप जाके चेक कर सकते हैं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर आप चेक कर सकते हैं और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वो लिस्ट है तमाम डॉक्यूमेंट्स की जो कि रिक्वायर्ड होते हैं F4 वीजा कैटेगरी के लिए, इंटरव्यू के लिए। तो आप जाइए, उसको देखिए और उसको डाउनलोड कीजिए ताकि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट मिस नहीं हो अपने इंटरव्यू डे पे। इसके साथ साथ हम कुछ आने वाले दिनों में मजीद कैटेगरीज के लिए भी ऐसी चेकलिस्ट बना के अपने वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया करेंगे ताकि उन्हें आप आसानी डाउनलोड कर सकें। इसके साथ साथ मुझे ये कहना था कि अगर आपका F4 वीज़ा कैटेगरी का इंटरव्यू हुआ है और कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इसके अलावा भी आप लेके गए हो, या कोई इंटरव्यू के दौरान होने वाली ऐसी चीज़ हो जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, जिससे आपको लगता है कि दूसरे लोगों को भी कुछ फ़ायदा हो सकेगा, तो प्लीज़ उसे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसके साथ साथ इस्लामाबाद एम्बेसी वालों के लिए एक ज़रूरी बात ये कि आपकी F4 कैटेगरी की हर वक्त रिक्वेस्ट आती है कि उसके बारे में कोई अपडेट दीजिए, कोई इतला दीजिए, लेकिन जैसे ही वो अपडेट मेरे पास आएगी, कोई भी इंटरव्यू लेटर्स कहीं से भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मैं उसे फौरी तौर पर आपके साथ शेयर करूंगी अपने चैनल पे। तो स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।